अगर आपने टीवी देखा है तो कभी ना कभी आपने एक ऐड जरूर देखा होगा, जागो ग्राहक जागो का। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं ग्राहकों यानी कि उपभोक्ता या कंज्यूमर के बारे में कवर करने वाले हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या प्रावधान थे और 2019 में संशोधन करके इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। आज की वीडियो में हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा 2022 में एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया था जिसका नाम जागृति है और ये वही जागृति है। और इसका काम था उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता होता कौन है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी उत्पाद या सेवा को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदता या उपयोग करता है। जो उपभोक्ता है वो सेवा का अंतिम उपयोगकर्ता होता है, यानी कि जो उपभोक्ता है वो किसी वस्तु या सेवा को अपने उपयोग करने के लिए खरीदता है, ना कि फिर आगे बेचने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उन नियमों और कानूनों का एक समूह है जो उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं, मिलावट, ठगी और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों या सेवाओं से बचाने के लिए बनाए गए हैं। अब जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुचारू रूप से लागू करने और उन्हें कानूनी रूप प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया जाता है, जिसे 24 दिसंबर 1986 को लागू किया जाता है। और इसी कारण भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है जो सुरक्षित हो, उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक ना हो। उसके बाद आता है जानकारी का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को किसी भी उत्पाद या सेवा से संबंधित पूरी और सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद आता है चयन का अधिकार। तो जो उपभोक्ता है उनको विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं में से अपनी पसंद का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद आता है सुनवाई का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता को नुकसान हुआ है तो उसे अपनी शिकायत रखने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद आता है शिकायत निवारण का अधिकार। तो उपभोक्ता को किसी अनुचित व्यापार प्रथा या खराब उत्पादन से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। और लास्ट में आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रक्रिया और बचाव के तरीकों की जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये 6 प्रमुख अधिकार थे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए थे। उसके बाद बात करते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की। तो इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए 3 स्तर की यानी कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना करने की बात कही गई है। सबसे पहले जानते हैं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम को, और इसको आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट फोरम के नाम से भी जाना जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक के मूल्य के जो मामले हैं उनकी सुनवाई यहां पर की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी सुनवाई कहां पर होगी। तो जहां पर विक्रेता का कार्यालय स्थित है वहां पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। और जो उपभोक्ता है वो शिकायत कब करवा सकता है, तो यदि उपभोक्ता को गलत वस्तु या खराब सेवा प्राप्त हुई है तो जो उपभोक्ता है वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसके बाद बात करते हैं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की, और ये आयोग आमतौर पर राज्य आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो मामले हैं वो राज्य आयोग के द्वारा देखे जाते हैं। यदि जो उपभोक्ता है वो जिला फोरम के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है।
उसके बाद आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और इसको आमतौर पर राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। और जो ये आयोग है वो 1 करोड़ से अधिक के मूल्य के जो मामले हैं ये उनको देखता है, और यदि जो उपभोक्ता है वो राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसमें क्या क्या कमियां थी। तो इसमें जो डिजिटल लेन देन है और ई कॉमर्स है उस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। उपभोक्ता मामलों को हल करने में यहाँ पर बहुत ज्यादा देरी होती थी, और जो कंपनियां थी वो उपभोक्ता अदालतों के आदेशों की अनदेखी भी कर सकती थी। तो इस अधिनियम में ये कुछ कमियां थी, और इन कमियों को दूर करने के लिए एक नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया जाता है। इस अधिनियम को 20 जुलाई 2020 से लागू किया जाता है। अब जानते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए और क्या क्या प्रावधान इससे किए गए हैं। तो जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, तो इस अधिनियम में भी उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए 3 स्तरीय ही न्यायिक प्रणाली को बनाकर रखा गया है, पर इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं तो उनको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को। तो इसमें जो पहले मूल्य राशि थी वो कम थी, जिसको अब बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया गया है। अब जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है वो 1 करोड़ तक के जो विवाद होते हैं उसकी सुनवाई ये कर सकते हैं, और शिकायत वहीं दर्ज की जा सकती है जहां उपभोक्ता रहता है या काम करता है। तो जो 1986 का अधिनियम था वहां पर यह प्रावधान था कि जो शिकायत है वो वहां पर करवाई जा सकती है जहां पर विक्रेता रहता है। उसके बाद देखते हैं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को। तो इसकी भी जो मूल्य राशि है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के विवादों की सुनवाई अब इसके द्वारा की जा सकती है, और जिला आयोग के आदेश के खिलाफ यहां पर अपील की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की। तो यहां पर अब 10 करोड़ से अधिक के जो विवाद है उनकी सुनवाई की जा सकती है, और राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील भी यहां पर की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं उत्पाद दायित्व को। तो यदि कोई उत्पाद दोषपूर्ण साबित होता है और उससे उपभोक्ता को कोई हानि होती है, तो जो उस प्रोडक्ट का जो निर्माता है या फिर जो उसका विक्रेता है, तो इन दोनों को ही उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। दोषपूर्ण डिजाइन, घटिया निर्माण या गुणवत्ता में कमी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं अनुचित व्यापारिक गतिविधियों की। इस अधिनियम में कुछ गतिविधियों को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के रूप में चिन्हित किया गया है। तो जानते हैं कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, जैसे कि झूठे विज्ञापन देना, उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता या कीमत के बारे में गलत जानकारी देना, नकली उत्पाद बेचना, अनुचित अनुबंध करना, खरीदारी के लिए ग्राहकों को धोखे से आकर्षित करना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के रूप में चिन्हित किया गया है। 1986 का जो अधिनियम था उसमें ई कॉमर्स और ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था, पर 2019 के अधिनियम के द्वारा जो ई कॉमर्स है और ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उनके लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि अनुचित व्यापार प्रथाओं से रोकने के लिए कंपनियों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। कैशबैक ऑफर, फर्जी छूट, भ्रामक विज्ञापन और रिटर्न पॉलिसी को पारदर्शी बनाने के लिए भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले जो ग्राहक है अब वो भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, झूठे विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर निगरानी रखता है। और अगर हम इसकी मुख्य शक्तियों की बात करें तो भ्रामक विज्ञापनों पर यह प्रतिबंध लगा सकता है, और जो दोषी कंपनियां हैं उस पर जुर्माना लगा सकता है, और उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने का भी आदेश दे सकता है। इस चार्ट के माध्यम से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या अंतर है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। 1986 में
इस अधिनियम को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं था, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा एक रेगुलेटर की स्थापना की जाती है जो कि सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। 1986 में ये प्रावधान था कि जो कंप्लेंट है वो वहां की जा सकती है जहां पर जो सेलर है उसका ऑफिस स्थित हो, पर 2019 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कंप्लेंट वहां पर की जा सकती है जहां पर कंज्यूमर रहता हो या वो काम करता है, तो उस जगह पर कंप्लेंट करवाई जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट लायबिलिटी यानी कि उत्पाद दायित्व की, तो इसका 1986 के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। जो उपभोक्ता है वो सिविल कोर्ट तो जा सकता है, पर उपभोक्ता कोर्ट वो नहीं जा सकता था। 2019 में ये प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके आर्थिक क्षेत्राधिकार की, तो जो 1986 का अधिनियम था उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन 20 लाख के मूल्य तक के मामले को देख सकता था, और जो राज्य था वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले को देखता था, और जो राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन था वो 1 करोड़ से ऊपर के मामले को देखता था। पर 2019 के अधिनियम के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1 करोड़ तक के मामले को देख सकता है, जो राज्य है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के मामले को देख सकता है, और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से ऊपर के मामले को देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ई कॉमर्स के लिए, तो 1986 के अधिनियम में इसका कोई प्रावधान नहीं था, पर 2019 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री के सभी नियम को ई कॉमर्स पर भी लागू कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।